नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे केमिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं और उन केमिस्ट्री के सेशन में उन केमिस्ट्री सेशन में हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। वहीं हमने दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण को कंप्लीट कर लिया था और हम अब अपना धातु और अधातु जो चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। इसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है और हमने अपनी पिछली क्लास में धातु और अधातु से जुड़े कई फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्मों को डिस्कस कर लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। आज हमें शुरुआत करनी है और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की, और आपने पिछली क्लास में धातु और अधातु के बीच में जो मेन अंतर होता है वो भी डिस्कस कर लिया है। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की आज शुरुआत करनी है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे धातुएं वायु यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। इसे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कैसे धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। कैसे धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। कैसे धातुएं अन्य धातु लवणों यानी कि जो मेटल के जो सॉल्ट्स होंगे, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने इन रिएक्शंस को डिस्कस किया है। एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पे जरूर दोबारा लेंगे, थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी चैप्टर 1 में काफी डिटेल में सिमुलेशन के माध्यम से भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की, जिसमें पहला आप देख पा रहे होंगे धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। यानी कि जब कोई भी मेटल यानी कि धातु जब एयर यानी कि वायु ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी सामान्य अभिक्रिया देखने वाले हैं कि कभी भी जब कोई धातु ऑक्सीजन यानी वायु के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो हमारा धातु का ऑक्साइड बनता है। परिणाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वायु में दहन करने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं या हमें प्राप्त होते हैं। वहीं अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी क्षारीय नहीं, बेसिक नेचर के होते हैं। और ये हम अपने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे मैंने आपको एक कोड दिया था मॉब, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से डिस्कस करते हैं। जैसे कॉपर को गर्म करना, कॉपर जलता नहीं है, आप सभी को ध्यान रखना है कि कॉपर जलता नहीं है, लेकिन काले रंग की परत उस पर चढ़ जाती है जब हम उसको गर्म करते हैं यानी कि हीट करते हैं। और आप यहाँ पे रिएक्शन भी देख पा रहे होंगे, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। वहीं आगे बढ़ते हैं मैग्नीशियम वाली रिएक्शन की तरफ। जब मैग्नीशियम एयर से रिएक्ट करता है यानी कि जो वायु से जब अभिक्रिया करता है तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि अभी हमने सामान्य अभिक्रिया और मेन उसके में देख लिया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। और हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक चमकदार श्वेत लॉक के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगले उदाहरण की तरफ अगर हम चलें तो सोडियम की रिएक्शन है, और हम सभी जानते हैं कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी कि अत्यंत क्रियाशील धातु है। तो सोडियम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सोडियम अत्यंत क्रियाशील वायु में खुला रखने पर स्वतः आग पकड़ लेता है। ध्यान रखना है, इसीलिए हम सभी ने पढ़ा है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख पा रहे होंगे, काफी तीव्र दहन होता है। केवल वायु के संपर्क में आने में वो स्वतः ही क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। और ये काफी तीव्र दहन होता है, इसीलिए सुरक्षा के लिए जो सोडियम मेटल है यानी कि सोडियम धातु है उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ये जो अभी जो हमने पहला केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणधर्म पढ़ा है किसका, मेटल यानी
धातुओं का तो वायु में दहन। नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी के पास, और ये अगली प्रॉपर्टी पे जाने से पहले हमने ये पिछली चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक दोबारा से थर्ड चैप्टर में भी दिया हुआ है। हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर लिया था, और हमने पढ़ा था कि जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट एंड वाटर प्रदान करते हैं वो होते हैं हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड। हम चैप्टर 2 में काफी डिटेल में इस पर चर्चा कर चुके हैं। कुछ उदाहरण आपको याद रख लेने हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड भी हमारे पास एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में पिछले चैप्टर में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। जो अगली हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो रासायनिक गुणधर्म आ रहा है वो है कि क्या होता है जब धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, यानी कि मेटल जब किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर से यानी कि जल से। तो आइए पहले समझ लेते हैं। तो ठंडे जल के साथ तीव्र और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास जितनी भी जो धातुएं हैं, बेसिकली जो सक्रियता श्रेणी में हमने देखा है, जहाँ पे हमने देखा था कि कुछ धातुएं यानी कुछ मेटल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वहीं कुछ धातुएं मीडियम रेंज में आ रही थी और कुछ लेस रिएक्टिव थे। तो जल के साथ अभिक्रिया करना अलग अलग धातु अलग अलग प्रकार से वाटर के साथ बिहेव करती है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम आते हैं हाईली रिएक्टिव पे, शुरुआत करते हैं सोडियम से। सोडियम ठंडे जल के साथ तीव्र और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है। रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे, जब सोडियम में हमने जल मिलाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, H2 गैस रिलीज हुई, प्लस अधिक मात्रा में क्या रिलीज होती है, ऊष्मा। और हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है अधिक मात्रा में। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पे एक जनरल फॉर्म भी लिखी हुई है, जैसे पिछला सामान्य अभिक्रिया हमने पिछले उसमें भी देखा था। तो जब धातुएं जल से अभिक्रिया करेंगी, किससे अभिक्रिया करेंगी, जल से, तो हमारे पास बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कभी कभार धातु हाइड्रोक्साइड धातु ऑक्साइड भी फॉर्म होता है, और जब धातु ऑक्साइड में दोबारा से अगर हम जल मिलाते हैं तो हमारे पास धातु हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त हो जाता है। आइए उदाहरण के साथ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैल्शियम मेटल यानी कैल्शियम धातु है, वो जब जल से अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, जो कि किसका हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि हमने कैल्शियम मेटल लिया है तो वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। और कैसे होती है, हाइड्रोजन गैस बुलबुले धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो वहां पे चिपक जाते हैं। मैग्नीशियम केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ नहीं करता, ये ध्यान रखना है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो अलग अलग धातु हैं वो जल के साथ अलग अलग स्थिति में अलग अलग कंडीशनों में अभिक्रिया करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वही बात करने वाले हैं। फिलहाल हमने सोडियम डिस्कस कर लिया, कैल्शियम डिस्कस कर लिया। अगर हम मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब आते हैं कुछ अन्य धातु, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि क्या है नेचर। तो यहाँ पे आपको तीन धातुएं दिखाई दे रही होंगी, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये ऐसी धातुएं हैं जो ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ, स्टीम यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे शुरू में जो हमने तीन उदाहरण देखे थे, सोडियम का, मैग्नीशियम का था और कैल्शियम का, तो कहीं ना कहीं ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ पे आपको तीन धातुएं दिखाई दे रही हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये केवल भाप और स्टीम के साथ ही, हम सभी जानते हैं भाप के बारे में, स्टीम के बारे में, केवल भाप के बारे में, भाप के साथ ही अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है और कुछ मेटल केस में ये धातु ऑक्साइड भी बनता है। वहीं अगर हम आए अपना इन चार मेटल की तरफ, जो कि आप देख पा रहे होंगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ये अभिक्रिया नहीं करते जल के साथ,
क्योंकि ये काफी लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये चारों ही जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो धातुओं की जल के साथ, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हम यहाँ पे कोई एक ट्रेंड या एक टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं कर सकते। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया कर रही हैं, कुछ हैं जो जल के साथ, वो ठंडे और गर्म जल के साथ न करके भाप के साथ अभिक्रिया कर रही हैं, और कुछ धातुएं अभिक्रिया ही नहीं करती। तो इसीलिए इस स्लाइड को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो, आप वीडियो को दोबारा से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया है, जो पहला प्रॉपर्टी था, वहां पे ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। आप जब रिएक्ट करेंगे तो वहां पे ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई ठंडे जल के साथ करेगा, कोई गर्म जल, कोई भाप के साथ, और कोई अभिक्रिया ही नहीं करेगा। आइए, क्या होता है धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब अगला जो हमारा थर्ड रासायनिक गुणधर्म, जो हमारा तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज आ रहा है, जो हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही है, वो है क्या होता है जब धातुएं अम्लों यानी एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। ये भी हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं अपने पिछले चैप्टर में, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में ही पढ़ा था। खैर, फिलहाल हम एक क्विक रिकैप करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में ये टॉपिक दोबारा हमारे पास है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जनरल रिएक्शन देख पा रहे होंगे, सामान्य अभिक्रिया की जब धातु एक तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, तो हमारे पास जो उत्पाद और प्रोडक्ट जो बनता है, वो बनता है लवण प्लस सॉल्ट, यानी कि हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो भी हमने जनरल रिएक्शन ऊपर देखी है, तो यहाँ पे हमारा धातु मैग्नीशियम हो गया, एसिड डाइल्यूट एसिड हमारा HCl हो गया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सॉल्ट हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आपको देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे मैग्नीशियम की रिबन देख पा रहे होंगे, HCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। चलते हैं अपने दूसरे उदाहरण की तरफ। अब यहाँ पे जिंक की रिएक्शन है। जिंक हमारा मेटल, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे धातु हमने कौन सी ली है? जिंक ली है। हमारा अम्ल कौन सा लिया है? H2SO4 लिया है। और यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट बन रहा है वो है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी रिलीज हो रही है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझना क्या है कि जब धातुएं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। नंबर 3, आयरन और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनके बीच की रासायनिक अभिक्रिया। तो जब आयरन HCl से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे फिर से एक बार हमारा सॉल्ट आयरन क्लोराइड बन रहा है, और वहीं हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि इसको हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, एक बार फिर से हमने रिकैप कर लिया, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। हमने 3 रासायनिक गुणधर्म धातुओं के डिस्कस कर ली हैं। चलते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ, लेकिन अगले रिएक्शन पे जाने से पहले धातुओं की जो अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया, हम सभी ने कभी ना कभी एक्वा रिजिया के बारे में सुना है, नहीं सुना है तो आज हम उसके बारे में जानने जा रहे हैं। एक्वा रिजिया, जिसे शाही जल या रॉयल वाटर भी बोला जाता है। अब ये सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या। तो यह उत्कृष्ट धातुओं को घोलने की क्षमता रखता है। सबसे पहले ये जो एक एक्वा रिजिया सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन है। ये उत्कृष्ट धातु है, मतलब जो हमारे ऐसे मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, अगर उनको पिघलाना, जैसे अगर हम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, बेसिकली अगर गोल्ड और प्लेटिनम की अगर हम बात करें, तो उनको पिघलाने के लिए इस प्रकार के सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। अब ये सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो आपको इसकी मात्रा को भी ध्यान रखना। सबसे पहले एक्वा रिजिया यानी जो शाही जल यानी कि जो रॉयल वाटर है, उसको बनाने के लिए क्या करना होता है? उसको बनाने के लिए आपको 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी कि, अच्छा, रेशियो में अगर अभी हम बात करेंगे, तो 3 भाग हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अगर मान लीजिए, अगर हमारा 100 ml का अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, या 100 का सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं, तो उसमें
25 एक भाग, अगर हम उसका 100 को अगर 4 भागों में बांटें तो 25-25 के 4 भाग होंगे, तो वहां पे लगभग अगर 100 ml लेकर हम बात करें तो 25 ml हमको HNO3 लेना पड़ेगा और 75 ml यानी कि 75 ml हमको HCl लेना पड़ेगा। इनको मिलाने के बाद जो हमको सोल्यूशन प्राप्त होगा वही होगा एक्वा यानी शाही जल। किस काम आता है? अत्यधिक संक्षारक और सधूम द्रव है। क्या है? जल्दी रिएक्ट करता है, गला देता है किसी भी धातु को। अभी हम देखने भी वाले हैं कि कैसे इस सॉल्यूशन में हम सोने को डाल के उसको गला सकते हैं और गलाने के बाद उसको अलग अलग उसके आभूषण वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं यानी कि जो सोनार होते हैं वो इसका उपयोग बखूबी करते हैं, किसको? सोने को पिघलाने के लिए। तो इसके पीछे की विज्ञान क्या है? ये सॉल्यूशन बनाया जाता है। अच्छा, कभी कभार हमें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि किसको कितनी मात्रा में लेना है, किसको कितनी मात्रा में लेना है। तो नाइट्रिक एसिड को 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 3। तो नाइट्रिक एसिड N से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? नाइट्रिक एसिड N से शुरू हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H से शुरू हो रहा है। और इन तीनों को किस मात्रा में ले रहे हैं? पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 3। तो यहाँ पे हमारा कोड बन गया NH13। यहाँ पे हमारा कोड क्या बन गया? NH13। हम सभी जानते हैं NH के बारे में, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, तो आप इसको नेशनल हाईवे नंबर 13 से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? नेशनल हाईवे 13 से आप एक्वारिजिया को याद रख सकते हैं कि आपको नाइट्रिक एसिड का 1 मात्रा लेनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H की 3 मात्रा लेनी है। तो यहाँ पे हमारा कोड बन गया NH13। क्या बन गया? NH13 हमारा कोड बन गया, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं कुछ उदाहरण की तरफ। सोने को घोलना, उदाहरण 1 क्या है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो केवल शांत HNO3 में सोना ऐसे रहेगा, लेकिन एक्वा रेजिया में सोना यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तेजी से घुलता है। फर्क क्या है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे HN केवल अगर नाइट्रिक एसिड में अगर हम सोने को डाल रहे हैं तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन एक्वा रेजिया, अब एक्वा रेजिया बना नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक के को मिलाने से ही बना है। तो लेकिन आप वहां पे देख पा रहे होंगे तेजी से जो हमारा गोल्ड है वो कितनी आसानी से घुलने लगता है, किसमें? उस सॉल्यूशन में। और उसकी रिएक्शन भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन की फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल है। वहीं जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम हो गए, तो नंबर 2 प्लेटिनम को घोलना। तो केवल HCl में अगर हम प्लेटिनम को घोलते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर हमने एक्वा रेजिया का सॉल्यूशन बनाया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैसे प्लेटिनम घुलने लगा और वहां पे उसके क्लोराइड का, प्लेटिनम क्लोराइड का निर्माण हो गया, क्योंकि वो रिएक्ट हुआ वहां से। किससे? एक्वा रेजिया सॉल्यूशन से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैसे प्लेटिनम को घोलना, यहाँ पे वही रिएक्शन दोबारा से लिखी हुई है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? सुरक्षा और सावधानी इसकी क्या है कि चेतावनी, ये अत्यंत संक्षारक और खतरनाक होता है। क्या होता है? अत्यंत संक्षारक और खतरनाक होता है। कोई भी इसको परफॉर्म ना करे। इसको परफॉर्म करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है और कुछ इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं जो सेफ्टी मेजर के लिए जरूरी है। जैसे हमेशा सुरक्षा उपकरणों के साथ हवादार जगह का उपयोग करें, मतलब जो ग्लव्स हो गए, ग्लासेस हो गए, और आपको ऐसा एटमॉस्फेयर रखना है आसपास का कि वो कैसा रहे? सुरक्षा उपकरणों के साथ आपको पहली बात तो इसके सॉल्यूशन को तैयार करना है और हवादार जगह पर ही इसका उपयोग करना है ताकि सफोकेशन न हो। एक्वा रेजिया का उपयोग शाही जल के रूप में उत्कृष्ट धातुओं के शोधन के लिए किया जाता है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो उम्मीद है कि एक्वा रेजिया आपको समझ में आ गया होगा। किस किस अम्ल को कितनी मात्रा में लेना है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है अन्य धातुओं के जो सॉल्ट्स होते हैं यानी लवण जो होते हैं उसके साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और जब हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट किया था तो वहां पे हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस
कर चुके हैं। तो हम सभी को मालूम है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो सामान्य जनरल फॉर्म होती है कि एक ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण से जब रिएक्ट करती है तो उसको उसके सॉल्ट से विस्थापित यानी डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेके उसको अकेला यानी कम क्रियाशील धातु को उसके सॉल्ट से क्या कर देती है, विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस कर देती है। यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया। और हमने यहाँ पे अभी तो रिएक्शन की फॉर्म में, और मैंने आपको जब चैप्टर 1 पढ़ाया था तो मैंने इसका आपको सिमुलेशन भी दिखाया था कि कैसे जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो किस कलर में चेंज हो गया था, वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया था। तो वही रिएक्शन है आयरन। हम सभी जानते हैं कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्ट से विस्थापित करके उसकी जगह लेके आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित। तो यही थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया जिसके बारे में हम काफी डिटेल में हम चैप्टर 1 में बात कर चुके हैं। एक और उदाहरण यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कॉपर, हम सभी जानते हैं कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव है, यानी कि अधिक क्रियाशील है। तो वो सिल्वर को उसके नाइट्रेट से डिस्प्लेस यानी विस्थापित करके उसकी जगह ले लेगा और सिल्वर को अकेला कर देगा। यहाँ पे और भी, यहाँ पे जिंक का भी एक उदाहरण दिया हुआ है, तो हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करें क्योंकि हम ये ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। वीडियोस अब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहें तो दोबारा जाके जो हमारी क्लास हुई है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की, यानी कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की, उस पे हम बात कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगली अभिक्रिया की तरफ। जो हमारी अगली अभिक्रिया है धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो यहां से एक बेस सेट होने वाला है आयनिक बंध, यानी कि जो हमारे कोवेलेंट नहीं, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है और आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है। तो आज इसकी हम शुरुआत कर देते हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे उदाहरणों के साथ हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है आयनिक यौगिकों के बीच, और आयनिक यौगिकों के बीच आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है। आज हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे इसकी और एक ब्रीफ आइडिया रखेंगे अपने पास। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बात करनी है कि कभी भी कोई जब आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बंध जब बनता है तो उसमें कैसे निर्माण होता है, किसका, आयनिक बंध का। तो सबसे पहले यहाँ पे दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होता है और एक इलेक्ट्रॉन को देने वाला, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब हमें ये समझना है कि कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो हम सभी को याद रखना है कि जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन का दान यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनाती है, धनायन। अब धनायन क्या होता है, मैं एक बेसिक आइडिया, वो एक आइडिया दे देता हूं आपको, क्योंकि जब हमने अपनी क्लास नाइन्थ में पढ़ा था किसके बारे में, जब हमने अपनी क्लास नाइन्थ में पढ़ा था किसके बारे में, अणु और परमाणु के बारे में, तो वहां पे हमने आयनों के बारे में भी पढ़ा है और कैसे धनायन और कैसे ऋणायन बनते हैं, यानी कि एनायन और कैटायन की अगर हम बात करें तो किस प्रकार बनते हैं। तो हम सबने वहां पे पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यानी इलेक्ट्रॉन खोता है उस पे बनता है धनायन यानी कि कैटायन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, धातु के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे अगर देखें, एक उदाहरण से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया हो के निर्माण हुआ है सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम क्लोराइड के बारे में हम अपनी पिछली क्लासों में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये साधारण नमक होता है और कई प्रकार के यौगिकों को बनाने में एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। फिलहाल हमें ये देखना है कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, यानी कि 11 होता है।
और हमने कक्षा 9 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना भी सीखा था कि किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 281, यानी कि इसके के शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, एल शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और एम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। वहीं अगर ये बंद बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, बंद किसके साथ बना रहा है, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो हमें क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आवश्यकता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु क्रमांक है वो होता है 17। अगर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विन्यास लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 287, के शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, एल शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और एम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सोडियम के पास इसके आउटर, हम सभी जानते हैं कि बंध बनाने में, बॉन्ड बनाने में जो सबसे आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं। तो हम देख पा रहे होंगे कि सोडियम के पास आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, वहीं सोडियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, सोडियम अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। तो अगर पेपर में पूछता है कि आयनिक बंध किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, ऐसे बंधों को क्या कहा जाता है, आयनिक बंध। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने उस इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, किसको, क्लोरीन को, यानी कि डोनेट कर दिया। क्यों, क्योंकि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने कक्षा 9 में जब हमने अणु परमाणु के बारे में पढ़ा था तो हमने एक ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा था, अष्टक नियम के बारे में, कि कैसे किसी भी तत्व को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की। तो सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को दान करते ही सोडियम के आउटर मोस्ट यानी जो बाहरी कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी, और सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते ही क्लोरीन के भी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो यौगिक का निर्माण होगा उसको हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो बंध बना है वो बना है आयनिक बंध। और आयनिक बंध हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। एक और उदाहरण देखते हैं। अभी हमने सोडियम क्लोराइड का निर्माण देखा, वहीं अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में हमारे पास क्लोरीन और सोडियम दोनों की ही संख्या कितनी थी, 1। वहीं अगर हम मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग यहां ध्यान रखना है आपको, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। कितने होंगे, केवल 2 होंगे यहाँ पे, 2 8 2 बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। वहीं अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 7। हाँ, ये 8 कब हो जाएगा, जब ये जो यहाँ पे अभी हमारे पास जो यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 कब होगा, यदि कि जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, किस किस को, एक इस क्लोरीन को, दूसरा इस क्लोरीन को। तो ऐसा डोनेट करने यानी दान करने से क्या हुआ, जो मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी मैग्नीशियम भी स्टेबल है। और क्लोरीन की भी अगर हम बात करें तो दोनों क्लोरीन भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद, जो कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा थे, इसने दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दान यानी डोनेट कर दिया, तो दोनों के पास, तीनों के पास बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारे पास जो यौगिक का निर्माण होगा उस प्रकार के यौगिकों को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। और इनके बीच में कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध। तो अभी जो आज आपको एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है आयनिक बंध के बारे में, नेक्स्ट क्लास में भी हम फिर से एक बार आयनिक बंध को लेकर आएंगे और भी उदाहरणों के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए तब तक एक उदाहरण और देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का।
कौन सा उदाहरण है हमारे पास? एक और मैग्नीशियम ऑक्साइड का उदाहरण हमारे पास है, जिसमें मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तब दिखाई दे रहे हैं जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके किसको दे दिया? 2 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण कर दिया, यानी कि डोनेट कर दिया, दान कर दिया, किसको? ऑक्सीजन को। तो हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 होता है, और जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 6। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से यहाँ पे जो यौगिक हमारा बन रहा है वो एक प्रकार का आयनिक यौगिक हो गया, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है हमारा एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है, क्योंकि उसके बीच में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध है? आयनिक बंध है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक थे और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। तो दोनों ही तत्व स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से हमारा जो बंध बनता है वो होता है आयनिक बंध। तो आज हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को शुरू कर दिया है और लगभग 5 प्रकार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में डिस्कस किया है, और आखिरी रासायनिक गुणधर्म से हमारे पास एक नया टर्म निकल कर आ रहा है, आयनिक बंध। और हमने आज आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है आयनों के आदान प्रदान से, एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमने जनरेट की है। और अगली क्लास में आयनिक बंध के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक बार फिर से मैं कुछ तत्वों और यौगिकों के उदाहरण आपके सामने लेकर आऊंगा जिसमें आयनिक बंध बनता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि कैसे आयनिक बंध का निर्माण होता है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अब नेक्स्ट क्लास जो है हमारा पार्ट 3 होने वाला है। तो पार्ट 3 में जाने से पहले वो ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, जो पिछला पार्ट जो थर्सडे को स्ट्रीम हुआ था, ये पार्ट फ्राइडे को आप देख रहे होंगे, तो सैटरडे को जो हमारा पार्ट आएगा उसको देखने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल में जो बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि धातु धातु के बारे में तो हमने क्लास 8th में भी पढ़ा था और एक हमारे पास आइडिया था। अब हम उसको और डिटेल में पढ़ने के लिए बढ़ने से पहले हमें प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। तो एक बार आप जरूर देखेंगे जो भी हमारे 2 पार्ट हुए हैं तीसरे पार्ट को देखने से पहले। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।